एपिसोड 270 मेरे साथ आओ। तांग युक्सिन रेनली को अपने घर ले गई और अपनी दवाइयों के डिब्बे से एक दवा की बोतल निकाली। उसने ये दवा मजे के लिए बनाई थी, इसमें कोई खास बात नहीं थी। वो इसे फेंकने की सोच रही थी, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ये काम आ जाएगी। वो अपने पिता के हठ को अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने फिर कभी शादी न करने की कसम खाई थी और उन्हें दोबारा शादी करने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका यही था कि रेनली उनका फायदा उठाए और उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध भी शादी करने पर मजबूर करे। उसने रेनली को दवा दे दी। अपने होने वाले भाई के लिए उसे अपने पिता के खिलाफ साजिश रचनी पड़ी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे छोटा भाई कैसे मिलता। इसलिए उसने अपने पिता को धोखा देकर एक भाई को पा लिया। ये सौदा उसे उचित लगा। जब तक वह घर पहुंची, जू मियाओ मियाओ और लिन यिले दोनों लगन से अपना होमवर्क कर रही थीं। उसने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था और उसे भूख लग रही थी। युक्सिन, तुम्हारा खाना रसोई में है, नौकरानी ने तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। लिन यिले दौड़कर रसोई में गई, एक कटोरा बाहर लाए और तांग युक्सिन को दे दिया। धन्यवाद। तांग युक्सिन ने कटोरा उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि लिन यिले लगातार अपने कटोरे को घूर रही थी और बीच बीच में लार निगल रही थी। ठीक है, अपने लिए एक कटोरा ले लो। उन पर इतनी उत्सुक निगाहें होने के कारण कोई भी भोजन नहीं कर सकता था। लिन यिले खुशी खुशी रसोई से एक बड़ा सा बर्तन ले आए। तांग युक्सिन ने अपनी छोटी कटोरी और फिर लिन यिले के हाथों में रखे बड़े बर्तन को कमजोरी से देखा, साथ ही उस लड़की को भी देखा जिसकी आंखें मानो चमक रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने दवा की अधिक मात्रा ले ली थी। शायद उसे हर्बल चाय की संरचना बदलनी चाहिए। कोई चाहे जितना भी खा ले, इतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती, है ना। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने भोजन का एक बड़ा हिस्सा लिन यिले को दे दिया। धन्यवाद युक्सिन। लिन यिले ने कृतज्ञतापूर्वक कटोरा पकड़ा और खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। तांग युक्सिन ने अपना ध्यान वापस अपने छोटे कटोरे पर केंद्रित किया, जिसमें अब केवल तल पर थोड़े से चावल बचे थे। अधिकांश चावल उस बड़े बर्तन में थे। जू मियाओ मियाओ ने झुककर तांग युक्सिन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आजकल उसकी भूख तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे अपनी माँ से कहना चाहिए कि वह हमारे लिए ज्यादा खाना बनाए। वह मेरा आधा खाना पहले ही खा चुकी है। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी परेशानी बताई। यिले ने उसके खाने को देखा, जिससे जू मियाओ मियाओ को खाना न बांटने का अपराध बोध हुआ। इसलिए तांग युक्सिन की तरह उसका भी अक्सर पेट आधा खाली ही रह जाता था। तांग युक्सिन ने सोचा, यही एकमात्र उपाय है। अगर वे यिले की दवाइयां अभी बंद भी कर दें तो भी उसका खाना कम नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वह और भी ज्यादा खाए। मियाओ मियाओ की मां को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। एक अतिरिक्त भोजन देना कोई समस्या नहीं थी। बच्चे पढ़ाई के दबाव में थे, अक्सर देर रात तक जागते थे और भूखे रह जाते थे। अब लिन यिले को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह जब चाहे तब तक खा सकती थी, जिससे उसे पढ़ाई करने की और भी अधिक प्रेरणा मिली। अंतिम परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली थीं, जिसके कुछ दिनों बाद नया साल शुरू हो जाएगा। उनके नए साल की गुणवत्ता इस अंतिम परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगी। पहले जू की मां को नए साल से बहुत डर लगता था, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा घर आने पर बच्चों के अंकों के बारे में पूछते थे। मियाओ मियाओ के अंक उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हर साल उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जब से मियाओ मियाओ के अंकों में सुधार हुआ है, तब से वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगी है और अब किसी के भी सामने हीन भावना महसूस नहीं करती है। और उन्हें उम्मीद थी कि इस साल भी स्थिति अलग नहीं होगी। उसकी मियाओ मियाओ ने एक मां के रूप में उसे कभी निराश नहीं किया। अंतिम परीक्षा के दिन जू की मां ने घर पर अपने तीनों बच्चों के लिए तले हुए आटे के टुकड़े और अंडे तैयार किए। वर्षों से वे हमेशा उनकी तली हुई आटे की छड़ें खाते आए थे। इस अंतिम परीक्षा तक उन्होंने कभी भी भोजन नहीं छोड़ा था। लिन यिले पहली बार इन्हें खा रही थी। वो एक पर नहीं रुक सकी और उसने लगातार 3 आटे की स्टिक खा ली। हालांकि इसके बाद 3 अंडे खाने पर ही उन्हें प्रत्येक के लिए पूरे अंक मिल सकते थे, जो 300 अंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। अगर उसका पेट सहन कर पाता तो वह कुछ और 100 पॉइंट खाना चाहती, लेकिन उसके पेट की क्षमता सीमित थी। अगर वह इसी तरह खाती रही तो उसका पेट सचमुच फट जाएगा। स्कूल में अंतिम परीक्षाओं को हमेशा बहुत गंभीरता से लिया जाता था। किंगॉन के 5वें माध्यमिक विद्यालय की सख्त परीक्षाएं पूरे शहर में मशहूर थीं। प्रत्येक कक्षा की निगरानी कम से कम 3 शिक्षकों द्वारा की जाती थी। स्टेशनरी और घड़ियों के अलावा छात्रों को कुछ भी लाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रत्येक डेस्क के बीच पर्याप्त जगह थी।
अगर आपने परीक्षा के दौरान जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया और आपको शौचालय जाना पड़ा, तो आपको दोबारा अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाई स्कूल में कई परीक्षाएं देने के कारण छात्र इस बात से वाकिफ थे और इसीलिए परीक्षा से पहले ज्यादा पानी नहीं पीते थे। परीक्षा कक्ष के अंदर केवल कलम की नोकों के कागज पर रगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, सरसराहट। फिर एक शिक्षिका अंदर आई और वह टीचर सोन के अलावा और कौन हो सकती थी। पहले उसने चारों ओर नजर डाली और अंत में उसकी नजर तांग युक्सिन पर टिक गई। इस कक्षा के छात्रों पर कड़ी नजर रखें। पिछली बार उन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए थे, कौन जाने उन्होंने कौन से तरीके अपनाए होंगे। शिक्षिका सोन की बातें सुनकर अन्य शिक्षकों को थोड़ी सी निराशा हुई। उन्होंने ये संकेत दिया कि उनके विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उच्च अंक उन्होंने मेहनत से नहीं कमाए थे, जबकि उनकी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, जो सभी कक्षा में शीर्ष 100 में स्थान रखते थे, सामान्य माने जाते थे। हर कक्षा में मंदबुद्धि छात्र नहीं होते थे, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते थे, कुछ नहीं। प्रधानाचार्य सभी मेधावी छात्रों को 5वीं कक्षा में नहीं भेजते। अगर ऐसा होता तो क्या स्कूल के लिए केवल एक ही कक्षा बेहतर नहीं होती? बाकी कक्षाएं किस लिए थीं? क्या सिर्फ 5वीं कक्षा को सहारा देने के लिए? अन्य शिक्षकों द्वारा उसकी अनदेखी करते देख शिक्षिका सोन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह तुरंत लाल चेहरे के साथ वहां से चली गई। अगर आप इतने काबिल हैं तो यहीं क्यों नहीं रुक जाते? क्या आपने ये नहीं कहा था कि उनकी कक्षा के अंक बेईमानी से हासिल किए गए थे? तो फिर खुद उन पर नजर रखें। बस करो, वो प्रिंसिपल नहीं है। वह खुद को क्या समझती है, ये तय करने वाली कि कौन किस कक्षा में निगरानी करेगा। वह इतनी अहंकारी है कि ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसके सभी छात्र नानकिंग विश्वविद्यालय या किंग विश्वविद्यालय में दाखिला पालेंगे। देखो और इंतजार करो। दोनों शिक्षक आपस में कुछ बुदबुदाए, लेकिन परीक्षा की निगरानी करने के अपने कर्तव्य को नहीं भूले। भले ही वे शिक्षिका सोंग या उनकी 5वीं कक्षा को खास पसंद नहीं करते थे, फिर भी पर्यवेक्षक होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से नकल रोकने के अपने दायित्व को जानते थे। अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद लगभग नया साल आ गया था। परिणाम एक सप्ताह बाद ही घोषित होने वाले थे, लेकिन तांग युक्सिन और अन्य लोग बाकी लोगों की तरह छुट्टी का आनंद नहीं ले सके। उन्हें अगले वर्ष के पाठ्यक्रम में संशोधन और समीक्षा करनी थी। हालांकि तीसरा वर्ष कठिन था, उन्हें उम्मीद थी कि हाई स्कूल में की गई उनकी मेहनत विश्वविद्यालय में रंग लाएगी। तांग युक्सिन ने दरवाजा खटखटाया। वह कुछ समय से घर नहीं आई थी, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी और रेनली को भी एक मौका देना चाहती थी। अगर रेनली ने इतने अच्छे अवसर का फायदा नहीं उठाया होता तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जैसे ही दरवाजा खुला, एक हाथ आगे बढ़ा और उसका चेहरा चुटकी से पकड़ लिया। उसने भौहें चढ़ाईं, उसे चेहरे पर स्पर्श पसंद नहीं था, खासकर इतनी जोर से। क्या यह उसका चेहरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था? जिनियन, तुम्हारी बेटी यहाँ है। ओह, अब तो वे नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना? रेन ली ने तांग युक्सिन को आंख मारी। उसके चेहरे के भाव से तांग युक्सिन समझ गई कि बात बन गई है। कुछ देर बाद तांग जिनियन प्रकट हुआ। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, खासकर रेन ली को देखकर। उनके बीच का माहौल इतना अजीब था कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हो रहा था। युक्सिन, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? तांग जिनियन ने अपनी बेटी से पूछा, मन ही मन अपराधबोध से ग्रस्त। इतने वर्षों तक वह अपने व्यवसाय में व्यस्त रहा, कभी अपनी बेटी की पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये गलत है। बचपन से ही एक अनपढ़ पिता होने के नाते उसने कभी अपनी बेटी को पढ़ाया नहीं था। उसने सब कुछ खुद ही सीखा था। सब ठीक था, तांग युक्सिन को अपने अंकों की चिंता नहीं थी। उसकी निगाहें तांग जिनियन और रेनली के बीच घूमती रहीं और अंत में तांग जिनियन पर टिक गईं। यह मत सोचो कि उसने उन दोनों को अपनी पीठ पीछे एक दूसरे को इशारे करते हुए नहीं देखा था। पिताजी, क्या आपको मुझे कुछ नहीं बताना है? तांग युक्सिन मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आवाज काफी गंभीर लग रही थी। अच्छा, तांग जिनियन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रेन ली ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची। तांग जिनियन को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में बात कैसे शुरू करें। उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वे दोबारा शादी नहीं करेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। अगर वह रात न होती तो वे इस दुविधा में न होते, लेकिन अब उस एक रात की वजह से वे इससे बच नहीं सकते थे। युक्सिन, रिपोर्ट कार्ड कब वितरित किए जाएंगे? कुछ देर की असहज चुप्पी के बाद वह बस इतना ही कह पाया। रेन ली ने सिर हिलाया। अगर वे तांग जिनियन के लड़खड़ाते हुए भाषण पर भरोसा करते रहे तो शायद वह अगले साल तक गुप्तचर ही बनी रहेगी। ठीक है,
मैं बात करूंगी। रेनली ने तांग जिनियन को धीरे से अपने पीछे धकेला और आगे बढ़ गई। युक्सिन, मैं तुम्हारे पापा से शादी कर रही हूँ। मैं तुम्हारी सौतेली माँ बनूंगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अब से तुम मेरी असली बेटी हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। खैर, वह खुद को माँ भी कहती थी। तांग युक्सिन शांत भाव से रेनली की बातों को देखती रही। उसके शब्दों में ईमानदारी झलक रही थी। रेनली को नजरअंदाज करते हुए उसने तांग जिनियन से पूछा, पिताजी, आप एक पुरुष हैं। आप एक महिला को अपने लिए बोलने कैसे दे सकते हैं? तांग जिनियन का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह एक कदम आगे बढ़ा। सच है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी महिला को पहल नहीं करने दे सकता था। उसकी गलती उसी की थी, उसे ही उसका बोझ उठाना था। उसने अपने दांत भींच लिए, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही करो या मरो की स्थिति में है। पिताजी आंटी रेन से शादी करना चाहते हैं, क्या आप इसका विरोध करेंगे? नहीं, तांग युक्सिन ने कभी आपत्ति करने के बारे में सोचा ही नहीं था। पिताजी, मैं लगभग 18 साल की हो चुकी हूँ, बालिग हो गई हूँ और आपराधिक मामलों में मेरी जिम्मेदारी भी है, इसलिए मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपको मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, बस यह आपको खुश रखे। अपनी बेटी की आपत्ति न सुनकर तांग जिनियन के दिल का तनाव कम हो गया। उसने मन बना लिया था, अगर युक्सिन इसके खिलाफ थी तो उसे रेनली से माफी मांगनी पड़ेगी। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनकी बेटी थी। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। युक्सिन, क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है? उसने अपनी बेटी से सावधानी से पूछा। अगर नहीं है तो तुम्हारे पापा। तांग युक्सिन ने आह भरने की इच्छा को दबा लिया। पिताजी, मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है, उसने धैर्यपूर्वक उन्हें आश्वस्त किया। तांग युक्सिन अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर वह अपराधबोध से ग्रस्त होते और केवल उसे ही चाहते, रेनली को नहीं, तो यह एक समस्या होती। मुझे आंटी रेन भी पसंद है। जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो वो मेरे लिए खाना भी बना सकती हैं। सचमुच? तांग जिनियन ने अविश्वास से पूछा। सचमुच? तांग युक्सिन ने जोर से सिर हिलाया। तभी तांग जिनियन को उसकी बात पर पूरी तरह यकीन हुआ और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसे रेनली भी पसंद आई, जिसका जोशीला स्वभाव और निडर व्यवहार उसे बोलने या काम करने से नहीं डरने देता था। स्वयं इतने ईमानदार व्यक्ति होने के कारण वे काफी अंतर्मुखी थे। अगर इस महिला ने उनसे शादी का प्रस्ताव न रखा होता तो शायद आज भी वे एक अकेले पिता होते। तांग युक्सिन ने अपना स्कूल बैग उठाया और जू परिवार के घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। तांग जिनियन ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानती थी कि तांग युक्सिन पढ़ाई के उद्देश्य से शू परिवार के यहाँ आए हैं। इन वर्षों में ये बच्चे हमेशा साथ साथ पढ़ते आए थे और उनका प्रदर्शन हमेशा इसी अध्ययन समूह का परिणाम रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसने रेन जियाली को शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पाया। उसने अपना सिर खुजाया। लगभग 40 साल का एक आदमी एक युवक की तरह शर्मा रहा था। बेवकूफ, रेनली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी बांह को छुआ। खुशी से उसके होठों के कोने ऊपर की ओर उठ गए। वह खुद को अपने होठों को छूने से रोक नहीं पाए। पिछली बार उसने इस तरह से कब मुस्कुराया था? शादी के इन 10 सालों में वह मुस्कुराना भूल चुकी थी। उसके सामने बैठा आदमी दिखने में सुंदर नहीं था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था। उसने पूरी जिंदगी खेतों में काम किया था और बहुत कष्ट झेले थे। उसका मन सरल था, जो उसके सीधे सादे चेहरे के भावों में झलकता था। अब व्यापार में शामिल होने के बावजूद वह आज भी उतना ही सरल और ईमानदार था। शुरू में उसने ज्यादा नहीं सोचा था। उसे लगा कि उसे एक घर चाहिए। मुश्किल से गुजारा करने के बजाय किसी और से शादी कर लेना ही बेहतर था। और संयोग से तांग जिनियन वहीं मौजूद था। उसके पास घर था, बेटी थी और दयालु हृदय था। लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे पर सरल मुस्कान देखी, उसका कठोर हृदय अचानक पिघल गया और थोड़ा सा हिल गया। उसने हाथ बढ़ाकर तांग जिनियन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मैं भी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी तुम्हारा विश्वासघात नहीं करूंगी। तांग जिनियन का हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने रेनली का हाथ थामे रखा। रेनली को उसकी पसीने से भीगी हथेली महसूस हो रही थी। वह जरूर घबराया हुआ होगा, है ना? मैं, तांग जिनियन ने अपने सूखे होठों को चाटा। वह शब्दों के मामले में अच्छा नहीं था, खासकर महिलाओं के सामने। अपने जीवन में सबसे ज्यादा संपर्क में रहने वाली महिला उसकी अपनी बेटी छोटी युक्सिन थी। और अब भी वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है।
दरअसल महिलाओं से व्यवहार करने के मामले में वह बिल्कुल अनभिज्ञ था, फिर भी वह जीवन भर किसी महिला के प्रति अच्छा व्यवहार करने की तीव्र इच्छा रखता था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। रेनली की आंखें अचानक लाल हो गईं, 35 वर्षीय महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे नापसंद करने की बात कहकर वह किसे बेवकूफ बना रही है। स्पष्ट है कि वह उसे पसंद करती है। वह इस आदमी से शादी करना चाहती है। ये जबरदस्ती नहीं है, सचमुच। तांग युक्सिन अपने स्कूल बैग के साथ जू परिवार के घर पहुंची। जू मियाओ मियाओ और लिन यिले उसका इंतजार कर रही थी ताकि वे मिलकर समस्याओं पर चर्चा कर सकें। तांग युक्सिन ने अपनी किताबें निकालने से पहले ही अपना स्कूल बैग नीचे रख दिया। घर की घंटी बजी। जू की मां रसोई से बाहर निकली जहां वह बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए अच्छे पोषण की आवश्यकता थी। उन्होंने मांस खरीदा था और उस रात के खाने के लिए पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने हाथों को अपने एप्रन से पोंछा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। जू की मां हैरान थी। लिंड परिवार 2 महीने से ज्यादा समय से व्यापारिक यात्रा पर बाहर था और वे अचानक लौट आए थे। क्या यह नहीं कहा गया था कि इसमें कुछ और दिन लगेंगे? हाँ, हमने सारा काम समय से पहले ही खत्म कर लिया और वापस आने का फैसला किया। लिन के माता पिता अलग अलग आकार के थैले लेकर आए, जिनसे शू परिवार का बैठक कक्ष लगभग भर गया। वे इतने लंबे समय से घर से दूर थे और यह सब शू की मां की वजह से संभव हो पाया, जिन्होंने उनकी बेटी की देखभाल की। जन्म से ही कमजोर सेहत वाली अपनी बच्ची के साथ वह क्या करे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जहां भी वह उसे छोड़ती, उन्हें चिंता होती थी। केवल शू के घर में ही उन्हें सचमुच राहत मिलती थी। 3 लड़कियां एक साथ रहती थीं। जू की मां किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। उसकी अपनी बच्ची जो भी खाती थी, वही वह बाकी दोनों को भी देती थी। बहन, ये सभी स्थानीय व्यंजन हैं जो हम आपके लिए लाए हैं, कृपया इन्हें अस्वीकार न करें। लिन की मां ने जू की मां का हाथ हल्के से कांपते हुए दबाया। इतनी सारी चीजें क्यों ला रहे हो? जू की मां को शर्मिंदगी महसूस हुई। पूरे लिन परिवार के उनके घर पर खाने के लिए भी 1 महीने का खर्च 500 युआन ही काफी था। अब वे इतना सारा तोहफा दे रहे हैं। क्या इससे उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं? बहन, कृपया इन्हें स्वीकार कर लो। अगर तुम मना करोगी तो मुझे बेचैनी होगी, लिन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार ये चीजें लाई गई हैं। तुम हमसे इन्हें वापस ले जाने की उम्मीद नहीं कर सकती। ये कोई कीमती वस्तुएं नहीं हैं, बस ऐसी चीजें हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। जू की मां जानती थी कि वह मना नहीं कर सकती, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। ओह, मुझे याद आया, हम बाद में पकौड़ी खा सकते हैं। मैं मदद करती हूँ। लिन की मां मदद करने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने ही वाली थी। कोई जरूरत नहीं, जू की मां ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, हमें बस इन्हें बर्तन में डालना है। मैं लिन की मां को रसोई में बिल्कुल नहीं आने दूंगी, उन्होंने आगे कहा। यह स्पष्ट था कि वे दोनों अभी अभी लौटी थीं। शायद वे घर भी नहीं गई थीं और सीधे यहीं आ गई थीं। अफसोस की बात है, माता पिता होने के नाते वे अपनी बेटी के लिए इस तड़प को कैसे नहीं समझ सकते थे। अगर उसकी अपनी म्याओ म्याओ 2 महीने के लिए उससे अलग हो जाती, तो वह उसे बहुत याद करती। श्रीमती लिन के पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और श्री लिन उनकी चिंता देखकर दुखी हुए। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, दोनों को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। जू म्याओ म्याओ ने बाथरूम जाने के इरादे से दरवाजा खोला, तभी उसने देखा कि लिन दंपति बैठक कक्ष में बैठे हैं। वे दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रहे थे, पूरी तरह से अपनी किताबों में मग्न थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने अपना सिर घुमाया और अंदर की ओर आवाज लगाई। ले, तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ गए हैं, जल्दी बाहर आओ। लिन यिले ने अपने हाथ में पकड़ी कलम मेज पर गिरा दी और तेजी से बाहर निकल गई। मम्मी पापा सोफे पर बैठे दोनों लोगों को देखते ही वह उनकी बाहों में कूद पड़ी। इससे पहले कि श्रीमान और श्रीमती लिन कोई प्रतिक्रिया दे पाते, एक छोटी लड़की ने उन्हें गले लगा लिया। अच्छा, श्री लिन ने अजीब तरह से लड़की को दूर धकेल दिया। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं। जू म्याओ म्याओ उलझन में अपनी उंगली कुतरने लगी। आखिर हो क्या रहा था? क्या लेले के माता पिता अपनी याददाश्त खो बैठे थे? ये सुनकर लिन यिले रोने लगी। उसकी सिसकियों को देखकर श्रीमती लिन की आंखों में भी आंसू आ गए। ये छोटी बच्ची सचमुच उनकी बेटी जैसी लग रही थी। ले, श्रीमती लिन झटपट दौड़कर आई और अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रख दिया। जी हाँ, यही उनकी बेटी थी। बाल, आंखें,
ये बच्ची निस्संदेह उनकी लेले ही थी। माँ, पिताजी, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? लिन येले की आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार जब उसके माता पिता आधे साल से ज्यादा समय के लिए दूर गए थे, तब भी लौटने पर उन्होंने उसे पहचान लिया था। इस बार सिर्फ 2 महीने बाद ही वे उसे क्यों भूल गए? ऐसा नहीं था कि श्रीमती लिन उन्हें पहचानती नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लिन येले में आया बदलाव बेहद चौंकाने वाला था। उसकी लंबाई बढ़ गई थी और चेहरा भी पहले से ज्यादा सुडौल हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका रंग निखर उठा था। वह पहले वाली लिन येले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। लिन येले पहले दुबली पतली और छोटी थी, उसका चेहरा भावहीन था और त्वचा रूखी थी। उसमें जवानी की कोई झलक नहीं दिखती थी, लेकिन अब वह लंबी हो गई थी और खिलखिलाते बच्चे की तरह जीवन से भरपूर लग रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन दंपति को अपनी बेटी को पहचानने में कठिनाई हुई। उसका रूप परिवर्तन बहुत बड़ा था। शायद जू के परिवार को इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि वे उसे हर दिन देखते थे और शायद उन्होंने इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन श्रीमान और श्रीमती लिन के लिए, जो 2 महीने से अपनी बेटी से अलग थे, ये बदलाव चौंकाने वाले थे। अरे, तुम सब क्या कर रहे हो? श्रीमती जू रसोई से पकौड़ियों की एक ट्रे लेकर निकली। श्रीमती लिन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पकौड़ियां परोसने में मदद की। देखते ही देखते मेज पर पकौड़ी की 2 बड़ी प्लेटें रख दी गईं। मियाओ मियाओ, जाओ युक्सिन को रात के खाने के लिए बुलाओ। ठीक है। जू मियाओ मियाओ तुरंत कमरे में गई और गणित के सवाल हल कर रही तांग युक्सिन को खींचकर बाहर ले आए। जब तांग युक्सिन बाहर आई तो लिन दंपति दंग रहम हो गए। दरवाजे पर खड़ी लड़की इतनी तेजस्वी थी कि मानो वह मंत्रमुग्ध हो गई हो। उसकी उपस्थिति से कमरा एक नाजुक, अविस्मरणीय सुगंध से भर गया था। वे जानते थे कि यह तांग युक्सिन के शरीर से निकलने वाली स्वाभाविक सुगंध थी, एक ऐसी सुगंध जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी असाधारण बच्ची का जन्म कैसे हुआ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार चाची, तांग युक्सिन ने श्रीमान और श्रीमती लिन का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। श्रीमती लिन ने तांग युक्सिन के बालों को सहलाते हुए कहा, युक्सिन, तुम भी बड़ी हो गई हो। बस थोड़ा सा। तांग युक्सिन ने अपने बढ़े हुए 1 सेंटीमीटर के बारे में सोचा और रोने का मन किया। असल में यहाँ सबसे ज्यादा बदलाव लिन येले में आया था। इन 2 महीनों में लिन येले लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। एक बार उसने कहा था कि उसके कपड़े सिकुड़ गए हैं। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर वे सिकुड़ भी गए हों तो सारे कपड़े तो नहीं सिकुड़ सकते, है ना? साफ है कि उसकी लंबाई तो बढ़ ही रही थी। एक बड़ी मेज पर काफी लोग खाने के लिए बैठ गए। श्री जू को उस दिन अतिरिक्त काम करना था, इसलिए वे घर पर नहीं थे। चेन लिडोन का परिवार अपने पैतृक शहर घूमने गया हुआ था, इसलिए वे भी वहां नहीं थे। अन्यथा माहौल और भी जीवंत होता। युक्सिन, क्या तुम अपने पिताजी को पकौड़ी खाने पर बुलाना चाहोगी? श्रीमती जू ने तांग युक्सिन से पूछा। उन्हें पता था कि तांग जिनियन वापस आ गया है। उस दिन इतनी भीड़ होने के कारण अगर सब लोग एक साथ पकौड़ी खा ले तो अच्छा रहेगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे पिताजी व्यस्त हैं, तांग युक्सिन ने मुंह बनाया। उसके पिताजी किसी के साथ डेटिंग कर रहे थे। उसने अपने बारे में सोचा। फटे पुराने कपड़ों में, सिर पर 2 उलझी हुई चोटियों के साथ, उसके पीछे खेतों में पीली चीनी पत्ता गोभी की कतारें थीं और उसके कानों में एक पुराना गाना गूंज रहा था जिसे वह अक्सर सुना करती थी। नन्ही गोभी, तुम्हारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं। 2-3 साल की उम्र में तुम माँ बाप विहीन हो गई हो। उसने इन अजीब विचारों को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक पकौड़ी उठा ली। हाँ, अपने मन को शांत करने के लिए। लिन येले ने एक पकौड़ी उठाए और उसे अपने कटोरे में रखकर खाने लगी। अपनी बेटी को इतना सुंदर देखकर श्रीमती लिन को बहुत खुशी हुई। उनकी छोटी लेले आखिरकार बड़ी हो गई थी। बस अभी तक इससे उसे सिरदर्द होने लगा। सौभाग्य से किसी ने उसे एक अच्छे पारंपरिक चीनी डॉक्टर के बारे में बताया था। उसने छुट्टियों के दौरान अपनी बेटी को वहां ले जाने की योजना बनाई। जब वह विचारों में डूबी हुई थी तब तक लिन येले लगभग 10 पकौड़ी खा चुकी थी। वह सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से खाने वाली और सबसे कम नखरे करने वाली थी। चाहे पकौड़ी मांस से भरी हो या सब्जियों से, वह उन्हें मुंह भर भरकर खाती थी। श्रीमती लिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक मेज पर गिरा दी, जिससे श्री लिन चौंक गए और कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। पापा, मम्मी, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? लिन येले ने एक और पकौड़ी उठाए और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। मौसी की पकौड़ियां बहुत स्वादिष्ट हैं। मौसी, क्या मैं इन्हें कल फिर से खा सकती हूँ? जरूर, हम इन्हें कल फिर से बना सकते हैं।
श्रीमती जू को बहुत अच्छा लगता था जब दूसरे उनकी खाना पकाने की तारीफ करते थे और खाने का हर टुकड़ा उन्हें पसंद आता था। इससे उनका मनोबल बहुत बढ़ता था। इसी बीच लिन यिले ने संतुष्टि से एक और पकौड़ी उठा ली। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितनी पकौड़ी खाई है, उसे बस इतना पता था कि वे स्वादिष्ट थीं। ये इतना ज्यादा कब से खाने लगी? श्री लिन ने कुछ देर बाद अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या ये सच में वही बच्ची है जो बिल्ली से भी कम खाती थी? ये इतना ज्यादा कब से खाने लगी? हे भगवान, ये तो खाना नहीं बल्कि सुअर को खिलाना जैसा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह महज 2 महीनों में इतनी मोटी हो गई थी। बेशक अभी वह मोटी नहीं थी, बस सामान्य वजन की थी। भला उसे कौन दोष दे सकता है? बूढ़ी लिन यिले इतनी पतली थी कि लगभग कंकाल जैसी दिखती थी। वह हमेशा इतना ही खाती है। जू मियाओ मियाओ ने झटपट अपने कटोरे से एक पकौड़ी उठाई। अगर वह जरा भी धीमी होती तो सारी पकौड़ी गायब हो जाती। वह रात में मेरी कुकीज भी छीन लेती है। युक्सिन और मैं मिलकर भी उसके जितना नहीं खाती। यहाँ का खाना आंटी के हाथ का बना होने की वजह से इतना स्वादिष्ट है। लिन यिले की ये टिप्पणी दोनों पक्षों को खुश करने वाली थी, जिससे जू मियाओ मियाओ की माँ की प्रशंसा भी हुई और उन्हें तारीफ भी मिली। जू मियाओ मियाओ ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर वह कहती कि उसकी माँ का खाना अच्छा नहीं है तो उसकी माँ उसे पीट सकती थी। लिन यिले ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपने पेट पर हाथ फेरा। माँ और पिताजी, क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं? लिन यिले उत्सुकता से अपनी प्लेटों में रखे पकौड़ों को गिन रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। लिन के पिता ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, खैर पिताजी को ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक छोटे से हाथ ने आगे बढ़कर उसके सामने रखी प्लेट को उठा लिया। पापा, आप खाना नहीं खा रहे हैं? ठीक है, तो मैं इसे बाद में जब मुझे भूख लगेगी तब के लिए बचा कर रख लेता हूँ। लिन के पिता के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। क्या बच्चे के पेट में कीड़े हैं? चिंता मत करो। जू की माँ जानती थी कि लिन के माता पिता क्या सोच रहे हैं। जब यिले ने पहले की तुलना में ज्यादा खाना शुरू किया तो मैं और मेरे पति डर गए। हमें लगा कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, इसलिए हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसका विकास हो रहा है और उसे वास्तव में ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है। ये सुनकर लिन के माता पिता ने राहत की सांस ली। उनकी इकलौती बेटी थी और वे बचपन से ही उसके बारे में चिंतित रहते थे, खासकर उसके खान पान को लेकर। वह हमेशा बहुत कम खाती थी। अब आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उसने पर्याप्त खाना शुरू कर दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बदलाव इतना नाटकीय था। दरअसल उसने आखिरकार पर्याप्त खाना शुरू कर दिया था। लिन के माता पिता अब यही चाहते थे कि वे शू माँ के घर पर ही रहें, ताकि वे देख सके कि उनकी बेटी को खाना कितना पसंद आता है। बेटी जितना ज्यादा खाती वे उतने ही खुश होते। हालांकि जू का घर बहुत छोटा था। 3 बच्चों के साथ भी उसमें काफी तंगी थी। अगर लिन माता पिता भी वहां रहने आ जाते तो खड़े होने की भी जगह नहीं बचती। उन्हें इस बात का बहुत डर था कि कहीं बेटी को घर लाने पर वह फिर से ठीक से खाना न खाए। उन्हें लगा कि शायद 2 और बच्चों के साथ रहने से ही उनकी बेटी को यह एहसास हुआ कि उसे खाना खाने की जरूरत है। वे अपनी बेटी को अभी जू परिवार से निकालने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। इसलिए उन दोनों ने सड़क के उस पार एक घर खरीदने का फैसला किया ताकि वे पड़ोसी बन सकें। इस तरह दोनों माताएं तीनों बच्चों के भोजन का खर्च उठाती थीं। दोनों माताओं में से कोई भी अत्यधिक अपेक्षा रखने वाली नहीं थी। लिन के पिता की अच्छी नौकरी थी और उनके परिवार के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए घर खरीदने में उन्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं हुई। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके जू के पिता का तबादला एक कम गंभीर नौकरी में करवा दिया ताकि वह अधिक बार घर आ सकें। तो हमें जिनियन से कब मिलना चाहिए? लिन के पिता की मुलाकात अभी तक तांग युक्सिन के पिता से नहीं हुई थी। वे तांग नियानियन के प्रति बेहद आभारी थे और उचित तरीके से अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे। तुम्हारा मतलब जिनियन से है? जू के पिता हंसे, हम उससे जल्द ही मिलेंगे। वह फिलहाल अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है। उसकी शादी होने वाली है। लिन के पिता स्तब्ध होकर बोले, युक्सिन का क्या हुआ? युक्सिन, चिंता मत करो। जू के पिता ने अपना प्याला उठाया, युक्सिन बहुत समझदार है। क्या तुम्हें लगता है कि जिनियन उसकी सहमति के बिना शादी करेगा? वह लगभग 40 साल का है। अगर उसे पीट पीट कर मार भी डाला जाए तो भी वह युक्सिन की मंजूरी के बिना शादी नहीं करेगा। उसी समय तांग युक्सिन पानी लेने बाहर आए। जैसे ही जू के पिता ने बोलना समाप्त किया, उसने लगभग बेसुरा गाना शुरू कर दिया।
छोटा बोक चौय, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, 2 या 3 साल पुराना, माँ भाग गई। जू के पिता की आंखें अनायास ही फड़क उठीं। मेरी प्यारी, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें ये गाना गाते हुए सुनेंगे तो क्या वो रो नहीं पड़ेंगे? कुछ दिनों बाद लिन के पिता की मुलाकात आखिरकार तांग जिनियन से हुई। तांग युक्सेन जैसी बेटी के पिता होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि वह किसी विद्वान या ज्ञानवान व्यक्ति से मिलेंगे। लेकिन उनकी मुलाकात एक शर्मीले ग्रामीण व्यक्ति से हुई, जिसकी चौड़ी मुस्कान में उसके सफेद दांतों की झलक साफ दिख रही थी। उसकी लाल काली त्वचा बेहद ईमानदार लग रही थी। भाई जिनियन, लिन के पिता ने तांग जिनियन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप न होते तो हमारी बेटी शायद अभी भी अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर होती। लिन के पिता की बातों पर जू के पिता ने बार बार सिर हिलाया। वे उस चिंता को अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसे अनुभव किया था। उस समय वे अपनी बेटी के अंकों को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्हें न खाने पीने की भी नींद नहीं आती थी। अब उनकी बेटी के अच्छे अंकों ने उन्हें शांति दी थी। उनकी बेटी की सफलता के कारण उनके वरिष्ठ अधिकारी भी उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रमोशन हुआ। अब उनके पास एक अच्छा पद था। अगर वे अपने बच्चे को ही ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे, तो दूसरों के बच्चों को वे कैसे प्रभावी ढंग से संभाल पाएंगे? तांग के पिता कुछ हैरान थे। उनकी छोटी युक्सिन ने अब क्या कर दिया था? हे, जू के पिता हल्के से हंसे, तुम्हारी छोटी युक्सिन ने एक और शिष्य को अपना शिष्य बना लिया है। पहले वह बंदर की तरह दुबली पतली थी, लेकिन अब कुछ और बच्चों के साथ रहने से उसका शरीर थोड़ा गोल मटोल हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी पढ़ाई के अंक भी दिन ब दिन सुधर रहे हैं। इस बारे में जू के पिता को कोई संदेह नहीं था। रोजाना पढ़ाई करने से अंक कैसे नहीं सुधरेंगे? साथ ही परीक्षा के दौरान बच्चों का सहज व्यवहार देखकर यह स्पष्ट था कि उनके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे ही आएंगे। युक्सिन, वह बच्ची, अपनी कक्षा में सबसे आगे थी। जूनियर हाई स्कूल में इतनी साधारण पढ़ाई करने के बाद हाई स्कूल में आते आते उसने अचानक इतना सुधार कैसे कर लिया? प्रशंसाओं की बौछार सुनकर तांग जिनियन शर्मा गया। उसकी छोटी युक्सिन वाकई गर्व करने लायक थी। वह न केवल पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि बहुत दयालु भी थी। यही वह बात थी जिस पर उसे अपनी बेटी के बारे में सबसे अधिक गर्व था। साथ बैठे हुए उनकी बातचीत बच्चों की पढ़ाई के इर्द गिर्द घूम रही थी। दोनों पिताओं को बात करने के लिए बहुत कुछ मिल गया। हालांकि लिन के पिता की तांग जिनियन से यह पहली मुलाकात थी, लेकिन पिता होने के नाते उनके साझा अनुभवों ने उन्हें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। देखते ही देखते वे पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। बातचीत का विषय अंततः तांग जिनियन की आगामी शादी पर आ गया। उन्होंने बताया कि दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने पहले विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योजना बनाई है, फिर गांव लौटकर कुछ भोज आयोजित करेंगे और सभी पड़ोसियों को आमंत्रित करेंगे। इतना ही काफी होगा और किसी भी तरह के अत्यधिक खर्चीले आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि रेनली के परिवार पंजीकरण में समस्या आ रही थी क्योंकि वह दूसरे शहर से थी। वह केवल अपना पहचान पत्र लाई थी और शादी के लिए संदर्भ पत्र आवश्यक था। इसलिए जिनियन गांव से संदर्भ पत्र जारी करने का अनुरोध करने पर विचार कर रही थी। यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, श्री लिन ने अपनी जांघ थपथपाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं इसे कल तक पूरा कर दूंगा। वह घर परिवार के पंजीकरण का प्रभारी था, इसलिए यह उसके लिए एक सरल कार्य था। वास्तव में यह उनके अनुमान से कहीं अधिक आसान निकला। एक ही फोन कॉल से सब कुछ सुलझ गया। तांग जिनियन की दूसरी शादी के बारे में तांग युक्सिन को कोई आपत्ति नहीं थी और इसलिए किसी और को भी नहीं थी। ये दूसरों के परिवारों का मामला था और इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस बधाई देनी थी। कुछ ही दिनों के भीतर सत्र के अंत की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। श्री लिन सबसे पहले अधीर हुए। वे सुबह सुबह ही स्कूल चले गए थे, लेकिन वे बहुत जल्दी पहुंच गए थे। सम्मान सूची अभी तक जारी नहीं हुई थी। पहले उनके परिवार को सम्मान सूची देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी बेटी लेले का नाम कभी उसमें नहीं आया था। लेकिन इस बार लिन येले ने दावा किया था कि वह निश्चित रूप से शीर्ष 100 में स्थान पाएगी। अगर ऐसा न होता तो श्री लिन अपनी भावनाओं में उतार चढ़ाव के बावजूद आज यहां नहीं होते। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद शिक्षकों ने स्कूल में एक प्रमुख स्थान पर सम्मान सूची लगा दी थी। श्री लिन का इरादा शीर्ष से शुरुआत करने का नहीं था। उन्होंने निचले स्तर से शुरुआत की, ये सोचकर कि अगर उनकी बेटी 90वें स्थान के आसपास भी आ जाए तो भी यह काफी अच्छा होगा, जिससे उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका मिल जाएगा। उसने आखिरी स्थान से ऊपर की ओर नजर घुमाई और जब वह 80वें स्थान तक पहुंचा तो वह हताश हो गया।
वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं। ऊपरी कक्षा का पहला सत्र अभी समाप्त ही हुआ था। उनके पास अभी 2 साल से ज्यादा का समय था। कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें पिछड़ने की आदत थी और वे रातों रात सब कुछ ठीक नहीं कर सकते थे। जब तक वे सबसे निचले पायदान पर नहीं थे तब तक वे सफल हो चुके थे। वह एक एक नाम देखते हुए ऊपर की ओर स्कैन करता रहा, ये देखने के लिए कि क्या कोई जाना पहचाना नाम है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी की कक्षा के कई छात्र शीर्ष 100 में शामिल थे। बात यह नहीं थी कि नाम परिचित थे, बल्कि प्रत्येक नाम के पीछे कक्षा संख्या लिखी हुई थी। तब तक कई छात्र उसके पास इकट्ठा हो चुके थे। देखो, ये तो फिर से पहली कक्षा की तांग युक्सिन है। इसने ये कैसे किया? ये फिर से प्रथम कैसे हो गई? 5वां और 6ठा स्थान भी पहली कक्षा के छात्रों का है और 8वां स्थान भी। ये स्पष्ट है कि इस बार कक्षा 1 ने बेहतर प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि कक्षा 5 से भी बेहतर, जो कि शीर्ष कक्षा है। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ पीछे रह गए हैं। पहली कक्षा से भी कई छात्र शीर्ष 20 में शामिल हैं। एक अन्य छात्र ने कहा, 21वां स्थान मा जियामिन को, 23वां स्थान लिन यिले को और 36वां स्थान श्री लिन दंग रह गए। लिन यिले 23वां स्थान। क्या स्कूल में कोई और लिन यिले थी? वह झटपट दूसरी सूची की ओर बढ़ा। इस सूची में केवल शीर्ष 30 छात्रों के नाम थे। श्री लिन सीधे 23वें स्थान पर गए। जी हाँ, वह लिन यिले ही थी, कक्षा 1 की लिन यिले। जी हाँ, ये वही थी, इसमें कोई शक नहीं। कक्षा 1 में केवल उनकी बेटी लेले का ही यह नाम था। हे भगवान! उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने अपनी खुशी को काबू में रखा। उनकी छोटी लेले अपनी कक्षा में 23वें स्थान पर आई थी। फिर भी वह वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे। हालांकि उसने लाख कोशिश की, लेकिन वह अपने चेहरे पर आए मुस्कान को दबा नहीं पाया। जी हाँ, एक भव्य समारोह की जरूरत है। वह एक भोज की मेज आरक्षित करेगा और सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। घर लौटने पर वो श्रीमती लिन के साथ यह खुशखबरी साझा करने से खुद को रोक नहीं सका। हमारी लेले ने 23वां स्थान प्राप्त किया है। सचमुच श्रीमती लिन बेहद खुश थीं। क्या वह अपनी कक्षा में 23वें स्थान पर है या फिर नीचे से 23वें स्थान पर? श्री लिन की आंख थोड़ी फड़क उठी। क्या आपको अपनी बेटी पर इतना कम भरोसा है? हालांकि थोड़ी ही देर में उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। हमारी बेटी ने इस बार हमें वाकई गर्व महसूस कराया है। उसने 23वां स्थान प्राप्त किया है, पूरी कक्षा में 23वां स्थान। क्या? श्रीमती लिन को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी कक्षा में 23वां। क्या आपको यकीन है कि आपने गलत नहीं पढ़ा? कहीं कोई और छात्रा भी तो हमारी लेले के नाम की नहीं है? इस समय हालांकि वह उत्साहित थी, उनका दिल बहुत तनाव में भी था। मैंने बार बार जांच की, श्री लिन को पूरा यकीन था। ये वाकई कक्षा 1 की लिन यिले ही थी। अगर हमारी बेटी नहीं तो किसकी? मैं खुद जाकर सम्मान सूची देखना चाहता हूँ। जैसे हवा का एक झोंका आया हो, श्रीमती लिन पहले से ही अपने कपड़े बदलने और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, श्री लिन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा। ये नतीजे नहीं बदलेंगे। हमें पहले बाहर खाना खाना चाहिए, जिनियन और बाकी लोगों को भी दावत में बुलाना चाहिए। ओह हाँ हाँ, यही सही है। श्रीमती लिन ने कुछ सोचने के बाद सहमति में सिर हिलाया। चूंकि यह लेले का बचपन से अब तक का सबसे अच्छा स्कोर था, पूरी कक्षा में 23वां स्थान, चाहे वह शीर्ष 10 में हो या नहीं, ये फिर भी एक प्रभावशाली स्कोर था। बाकी बच्चों के बारे में क्या? क्या आपने उनके अंक नोट किए? श्रीमती लिन ने तब श्री लिन से पूछा, ये सोचते हुए कि अगर उनकी शैक्षणिक रूप से कमजोर लेले इतना प्रभावशाली स्कोर हासिल कर सकती है, तो वह उन अन्य लोगों के बारे में क्या कह सकती है? बेशक वे सभी उत्कृष्ट हैं, श्री लिन ने गर्व से कहा, मानो उन्होंने ही उच्च अंक प्राप्त किए हों। युक्सेन ने इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, लिडोन 5वें स्थान पर है और म्याओ म्याओ ने पिछली बार की तुलना में 2 रैंक का सुधार करते हुए 6ठा स्थान प्राप्त किया है। इतने अच्छे से पढ़े। श्रीमती लिन भी इन बच्चों के लिए खुश थीं। मेहनत का फल जरूर मिलता है और यह इन बच्चों की बदौलत ही संभव हो पाया जो हर दिन पढ़ाई के लिए खुद को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। सही अध्ययन विधियों और प्रयासों के साथ अगर परिणाम अच्छे न हो तो यह अजीब बात होगी। श्री लिन ने आगे कहा, और मैंने देखा कि इस बार पूरी कक्षा के सभी छात्रों के अंक अच्छे थे। लगभग आधे छात्र पूरी कक्षा में शीर्ष 100 में शामिल थे। यह उपलब्धि केवल उच्च कोटि के लोग ही हासिल कर सकते थे। तो श्रीमती लिन ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या स्कूल ने गलती से शीर्ष कक्षा को गलत नाम दे दिया है?
स्कूल से ऐसी गलतियां होना नामुमकिन है, लिन के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा। यह तो सरासर अकल्पनीय है। 5वीं कक्षा हमारे स्कूल की सबसे होशियार छात्राएं हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। कक्षा 1 भी कक्षा 5 की तरह ही बदनाम थी, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त छात्रों से भरी कक्षा के रूप में जानी जाती थी। इनमें से अधिकांश जान पहचान के कारण ही प्रवेश पा सके थे और इसलिए उन्हें एक साथ रखा गया था। इस विद्यालय की बाकी कक्षाएं सामान्य थीं, उनमें अच्छे और बुरे छात्रों का मिश्रण था, लेकिन कोई भी कक्षा 5 की समग्र गुणवत्ता या कक्षा 1 के एक समान खराब प्रदर्शन का दावा नहीं कर सकती थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस साल प्रथम कक्षा अप्रत्याशित रूप से सफल होगी। उनके परिणाम हमारे विद्यालय की शीर्ष कक्षा के परिणामों से हूबहू मिलते जुलते थे। उनकी कक्षा ने न केवल प्रथम, 5वां और 6ठा स्थान प्राप्त किया, बल्कि शीर्ष 100 में 50% से अधिक सीटें भी हासिल की। यदि हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद 70% प्रवेश दर पर विचार करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रथम कक्षा के कम से कम आधे छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे। वास्तव में इस शीर्ष 100 में से अधिकांश छात्र प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रबल दावेदार हैं। शीर्ष 10 छात्र बीजिंग विश्वविद्यालय, किंग विश्वविद्यालय और नानक किंग विश्वविद्यालय जैसे उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले थे। इसलिए यदि उनकी अपनी लेले थोड़ी और मेहनत करती और शीर्ष 10 में जगह बना लेती, तो वह भी नानक किंग विश्वविद्यालय, किंग विश्वविद्यालय या बीजिंग विश्वविद्यालय में छात्रा बन सकती थी। हालांकि लिन के पिता उस पर इसके लिए दबाव नहीं डाल रहे थे। अगर वह किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला पा लेती तो वे खुश होते। लिन के पिता ने एक शानदार रेस्तरां में एक बड़ी मेज बुक की थी और 3 अन्य परिवारों को आमंत्रित किया था। वे हाल ही में इतनी बार मिल रहे थे कि वे एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे। तीनों बच्चे रोजाना एक साथ समय बिताते थे, वे इतने करीब थे कि भाई बहनों जैसे लगते थे। लिन के पिता बहुत खुश थे, वे सभी को बधाई देते रहे, खूब शराब पी और पिछले कुछ वर्षों के अपने संघर्षों को याद करने लगे। काम के चलते लिन के माता पिता को अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी, जिसके कारण अक्सर बीमार और कमजोर रहने वाली लिन यिले की परवरिश उसकी दादी ने की। यिले का विकास ठीक से नहीं हुआ और उसकी पढ़ाई में हमेशा कमी रही। वह अपने भाई बहनों में सबसे कमजोर थी, जिसके चलते उसे अक्सर तंग किया जाता था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वे अक्सर दुखी हो जाते थे। उन्हीं की तरह चेन के पिता भी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे। जब भी बच्चे के नंबर कम आते, वे उससे सजा देते थे, जिससे पिटाई के कारण उसके नितंब सूज जाते थे और फिर वे चुपके से रोते थे। लेकिन वे क्या कर सकते थे? उनके पास तो बस एक ही बच्चा था। अगर उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो वे आगे कैसे जी पाते? इस बारे में चर्चा करते हुए इन पिताओं को ऐसा लगा जैसे वे फूट फूट कर रो पड़ेंगे। इसी बीच लिन यिले चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। उसे अपने चचेरे भाइयों और बहनों द्वारा वर्षों से झेले गए उपहास की याद आ रही थी। इस बार वह इतने शानदार परिणाम प्राप्त करके गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकती थी। आखिरकार उसने अपने माता पिता को गौरवान्वित कर दिया था। चलो खाना खाते हैं, लिन की मां ने जल्दी से सबको मेज पर बुलाया। वे सब एक खुशी के मौके पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन अंत में सबकी आंखों में आंसू आ गए। सौभाग्य से उन्होंने एक निजी कमरा बुक कर रखा था, वरना रोने से बेवजह ध्यान आकर्षित हो जाता। अंदर जाकर सबने खाया पिया और सब बेहद खुश थे। सबके बच्चों की परीक्षाएं अच्छी रहीं। अच्छे अंकों की वजह से यह साल उनके लिए बहुत फलदायी रहा था। इसी बीच स्कूल में वापस आकर शिक्षिका जिन ने अपने बाल संवार लिए। लोगों की शुभकामनाओं के कारण वह तरोताजा और उत्साह से भरी हुई महसूस कर रही थी। टीचर जिन, आपका नया हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। यह आप पर बहुत जंच रहा है, एक टीचर ने कहा। धन्यवाद, शिक्षक जिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन फिर भी वह थोड़ा और गर्व से खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। शिक्षक जिन, आपकी कक्षा ने परीक्षा में फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक अन्य शिक्षक जिन से बात करने आए। उन्होंने पूछा, आपका रहस्य क्या है? आपके छात्र हर बार इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करते हैं? खैर, शिक्षक जिन ने विनम्रता भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, छात्रों ने सचमुच बहुत मेहनत की। तुम्हारे बिना वे इतने अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते, है ना? शिक्षक की आवाज ईर्ष्या और थोड़ी सी कड़वाहट से भरी हुई थी। उन्हें ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली? वे ऐसे विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा सके? और ये सभी विद्यार्थी कक्षा 1 में ही क्यों केंद्रित थे? उन्होंने तो अपनी कक्षा में एक मजबूत अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा भी दिया था और अक्सर खाली समय में वे साथ मिलकर पढ़ाई करते थे। अन्य सभी कक्षाओं के छात्रों की तुलना में ये छात्र स्कूल जल्दी आते थे और देर से जाते थे, और शिक्षक जिन भी इसी कार्यक्रम का पालन करते हुए आधे घंटे पहले आते थे और आधे घंटे देर से जाते थे।
यदि छात्र और शिक्षक दोनों ही इस प्रकार का समर्पण दिखाते हैं तो उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं होगा और उनके अंक क्यों नहीं बढ़ेंगे। जरा उनके अंकों पर नजर डालिए। इन्होंने अनगिनत लोगों को शर्मिंदा किया है। 5वीं कक्षा के तथाकथित सर्वश्रेष्ठ छात्र। क्या 5वीं कक्षा के इतने अच्छे अंक थे? क्या 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र था? क्या 5वीं कक्षा ने इतने उच्च समग्र अंक प्राप्त किए थे? फिर भी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने खुद को सर्वश्रेष्ठ कक्षा कहने का दुस्साहस किया। जी हाँ, वाकई सर्वश्रेष्ठ कक्षा एक ऐसी कक्षा जिसका प्रदर्शन समस्याग्रस्त विद्यार्थियों से भरी कक्षा से भी कमतर था। और शिक्षक सोंग, जो हमेशा श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित करते थे, ने निस्संदेह कई लोगों को नाराज कर दिया था। जब कोई मुश्किल में होता है तो मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग कम ही होते हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो मुश्किल में फंसे होने पर आपको और परेशान करने के लिए तैयार हों। जहां एक और शिक्षिका जिन अपने सहकर्मियों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर रही थी, वहीं शिक्षिका सोन को हर जगह सहानुभूति भरी निगाहों का सामना करना पड़ रहा था। आखिर क्या उनकी तथाकथित शीर्ष कक्षा का प्रदर्शन शिक्षिका की अक्षमता का संकेत नहीं था? इससे पहले उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार हमेशा टीचर सोन के लिए ही आरक्षित था। हालांकि मॉक और फाइनल दोनों परीक्षाओं में कक्षा 1 के छात्रों के सभी की उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन ने अप्रत्याशित मोड़ ला दिया। इसके अलावा कक्षा 1 के छात्रों के उत्कृष्ट अनुशासन और अध्ययन की आदतों के कारण सभी विषय शिक्षक उनसे बेहद प्रभावित थे। तो इस साल उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार शिक्षक जिनको दिया गया। स्कूल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सबसे होशियार या सबसे कमजोर कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उनका फैसला पूरी तरह से नतीजों के आधार पर होता था। जाहिर है पहली कक्षा, जो कि कमजोर थी, ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया, जबकि 5वीं कक्षा, जो सबसे होशियार थी, में कोई खास बदलाव नहीं आया। इस स्कूल के कथित तौर पर सबसे होशियार छात्र यानी 5वीं कक्षा में कोई भी असाधारण छात्र नहीं था। हालांकि कक्षा 1 में कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंततः शिक्षिका जिन पूरे विद्यालय में गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकी। उत्कृष्ट शिक्षिका पुरस्कार जीतने से उन्हें पूर्णता का एहसास हुआ, मानो उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली हो। वहीं शिक्षिका सोन के लिए वह पुरस्कार से वंचित रह गईं जो लगभग उनका ही था। चाहे वह कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, कक्षा 1 के विद्यार्थियों की असाधारण संज्ञानात्मक और परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्षमता को वह बदल नहीं सकी। ये याद रखना कि ये विद्यार्थी पहले उनकी कक्षा में थे, फिर उन्होंने उन्हें शिक्षिका जिन को सौंप दिया था, न केवल बेहद क्रोधित करने वाला था, बल्कि घुटन भरा भी था। तनाव जानलेवा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे टीचर सोन के साथ अभी हो रहा है। अगर वह इसी तरह तनावग्रस्त रहीं, तो शायद वह खुद अपनी मौत का कारण बन जाएंगी। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही नव वर्ष की पूर्व संध्या का समय आ गया। कई लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला था। तांग जिनियन के लिए उन्हें और रेनली को विवाह प्रमाण पत्र मिल चुके थे। रेनली ने बिना कुछ कहे हुकूक विवाह प्रमाण पत्र मिलते ही तांग जिनियन के साथ प्रमाण पत्र ले लिया। हालांकि यह उनकी दूसरी शादी थी। जिनियन को फिर से एक युवा लड़के जैसा महसूस हो रहा था। दोबारा शादी करने के ख्याल ने उन्हें कई रातों तक जगाए रखा। नव वर्ष से ठीक पहले उनकी शादी तय हो गई। समारोह गांव में आयोजित किया गया। हालांकि उन्होंने शुरू में इसे सादा रखने की योजना बनाई थी, लेकिन शादी काफी भव्य हो गई क्योंकि अब जिनियन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शू, लिन और चेन परिवार के सभी सदस्य आए। जब उन्होंने तांग जिजुन की छोटी बेटी को देखा, जो किशोरावस्था की शुरुआत में एक सुंदर और आज्ञाकारी लड़की थी, तो सभी ने चाहा कि वे उसे अपने घर ले जाएं। सिसी मीठी मीठी बातें करने वाली थी। वह सबको आंटी, अंकल, बड़े भाई, बड़ी बहन कहकर खुश कर देती थी। जिजुन को अपने भाई की दोबारा शादी से अपार खुशी हुई। वे इतने लंबे समय से अविवाहित थे, इसलिए जिलान के लिए खुद को इतनी परेशानी में डालना उचित नहीं था। घर से दूर रहने पर उनके पास सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। जिजुन के भी अपने विचार थे। उनकी और झांग शियानकाओ की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अगर इस जन्म में उनकी संतान न भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास सिसी थी और जिनियन के पास युक्सिन थी। हालांकि बेटा होना और भी बेहतर होगा, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनका बड़ा भाई किसी महिला से शादी करके तांग परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। सौभाग्यवश इस बार जिनियन को अक्ल आ गई और उसने शादी करने का फैसला किया। उसकी भाभी जिलान से कहीं बेहतर थी। वह ताजगी भरी और थोड़ी उग्र स्वभाव की थी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वह हमेशा सिसी का ख्याल रखती थी और उस पर पैसे खर्च करती थी, जिससे पता चलता था कि वह एक अच्छी महिला थी।
वह जिलान की तरह अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि युक्सिन के साथ उसका अच्छा तालमेल था। युक्सिन का स्वभाव थोड़ा रूखा होने के बावजूद वह और रेनली माँ बेटी, बहनें और सहेलियों की तरह थी। इससे जिजुन को बहुत राहत मिली। कम से कम उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि युक्सिन एक कमजोर छोटी बच्ची में बदल जाएगी। उसने ऐसा ही सोचा और ऐसा ही माना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय युक्सिन इस महिला को सुई से गोदकर जान से मार डालना चाहती थी। इस समय रेनली डर के मारे जिनियन के पीछे छिपकर फर्श पर पड़ी टूटी हुई कांच की बोतल को भयभीत निगाहों से देख रही थी। बोतल टुकड़ों में बिखर गई थी और उसमें से शराब की तेज गंध के साथ साथ औषधि की भी तीखी गंध आ रही थी। गंध ठंडी तो नहीं थी, लेकिन युक्सिन का चेहरा जमसा गया था। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच एक चमकीला लाल सांप पड़ा था, जो बेजान था और उसकी आंखें बंद थीं। जाहिर है वह कुछ समय पहले मर चुका था। भूल जाओ युक्सिन, जिनियन ने रेनली को अपने पीछे छिपा लिया, कहीं युक्सिन की तीखी निगाहें उसे मार न डालें। तुम्हारी माँ का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वह बस चौंक गई थी। रेनली बार बार सिर हिला रही थी। वह सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी और डर के मारे उसने गलती से बोतल गिरा दी जो टूट गई। तभी उसे पता चला कि बोतल में मौजूद शराब युक्सिन द्वारा वर्षों से कई औषधीय जड़ी बूटियों के साथ तैयार की गई नागवा थी। जब यह तैयार हो गई तो इसे जिनियन के पीने के लिए रखा गया था। नागवा नमी को दूर करती थी, शरीर को शक्ति प्रदान करती थी और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी। अब ये सब व्यर्थ हो गया। ये कहना झूठ होगा कि युक्सिन दुखी नहीं थी। उसने इस औषधीय शराब की बोतल को बनाने में बहुत मेहनत की थी। उसने 1 महीने तक पहाड़ों से औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की थीं और सांप को विशेष तरीके से तैयार किया था। ये हमेशा से उसके लिए एक अनमोल चीज थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। युक्सिन चलकर पास आई, नीचे बैठ गई और मरे हुए सांप को उठा लिया। रेनली बहादुर तो थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसे कोमल शरीर वाले जीवों से डर लगता था। ऐसा लगता था कि कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसे डर न लगता हो। युक्सिन को निर्भीक होकर मरे हुए सांप को उठाते देख उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह डर के मारे बेहोश हो गई। युक्सिन, जिनियन पूरी तरह से असहाय था। एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बेबसी से अपनी बेटी का नाम पुकार रहा था। युक्सिन ने जिनियन की ओर उदासीनता से देखा और फिर गाना शुरू कर दिया। छोटी गोभी, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, केवल 2 या 3 साल की है, माँ जा रही है। जिनियन की आंखें फड़क उठीं। उसके पास बेहोश रेनली को पहले ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में उसे लौटकर शराब का निपटारा करना था। वह घर की महिलाओं की देखभाल में व्यस्त था, फिर अपनी बेटी के लिए एक नई बोतल और शराब लाता ताकि वह स्नैक वाइन का एक नया बैच तैयार कर सके। हालांकि सांप का इस्तेमाल एक बार ही हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से बेकार नहीं था, बस उसका असर थोड़ा कम हो गया था। घर में 2 महिलाओं का होना वाकई उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया था। जिजुन मन ही मन अपने बड़े भाई पर हंस रहा था कि उसने इतनी हंसमुख महिला से शादी कर ली है और उसकी बेटी भी इतनी अनोखी है। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अगर जिनियन को जिजुन के विचार पता चल जाते तो वह निश्चित रूप से उस पर चिल्लाता। दिलचस्प? इसमें दिलचस्प क्या है? आप भी ऐसी भयानक जिंदगी जी कर देखिए, खासकर अपनी बेटी युक्सिन के साथ, जो हर बार कुछ गड़बड़ होने पर छोटी गोभी वाला गाना गाती थी। ऐसा लगता था मानो शादी के बाद वह उसे भूल ही गया हो। लेकिन भगवान ही जानता है, उसके दिल में उसकी बेटी हमेशा सर्वोपरि थी। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। रेनली से शादी करने के बाद भी या भविष्य में बेटा होने पर भी उसकी बेटी ही उसकी प्राथमिकता रहेगी। युक्सिन ने लिन यिले को दवाइयों के कई पैकेट दिए। इसे हर दिन पीना, याद रखना। ठीक है, लिन यिले ने आज्ञाकारी भाव से सहमति जताई। इन 2 महीनों में उसे युक्सिन द्वारा दी जाने वाली हर चीज पीने की आदत हो गई थी। युक्सिन, लिन यिले ने दवाइयां उसके स्कूल बैग में रखते हुए युक्सिन से पूछा, पढ़ाई कब शुरू करेंगे? मुझे तो अब नए साल का जश्न मनाने का भी मन नहीं है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। क्या उसे थोड़ी सी निजता भी नहीं मिल सकती? तांग युक्सिन पढ़ाई के तनाव के बोझ तले दबी हुई है, मानो किसी तरह खुद को संभाल पा रही हो। लेकिन बाकी सब ठीक लग रहे थे और उनका दिन सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई में ही बीतता था। मानो उन्हें जीवन के अन्य पहलुओं की परवाह ही न हो, पढ़ाई तो कभी पीछे छूट ही नहीं सकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इस वर्ष इतनी शानदार सफलता हासिल की थी। उनका उत्साह अभी भी बरकरार था। वह मौके का फायदा उठाकर अपनी मौजूदा उपलब्धियों को और मजबूत करना चाहती थीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद घर पर पढ़ाई करना भी पहले जैसा ही होगा।
तांग युक्सिन को अभी भी तांग गांव वापस जाना है। हाल ही में सिसी के अंक थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए उसे ट्यूशन की जरूरत है। साथ ही वह छुट्टियों का फायदा उठाकर पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोदने का भी इरादा रखती है। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो स्पष्ट रूप से लंबी और गोल मटोल होती जा रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी शत्रुता झलक रही थी। इस लड़की ने अपनी सारी कीमती दवाइयां खा ली थीं। इसके अलावा रेनली नाम की उस औरत ने उसकी शराब तोड़कर दवाइयां खराब कर दी थीं। जब भी तांग को इन घटनाओं की याद आती, उसे बहुत गुस्सा आता था। लिन यिले ने अपना चेहरा छुआ। रुको, क्या उसके चेहरे पर कुछ था? लिन यिडोन पूरी तरह से अनजान और निर्दोष था। तांग युक्सिन गुस्से से आग बबूला होने के बावजूद उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। दरअसल लिन यिले घर वापस जाना ही नहीं चाहती थी। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तांग युक्सिन ने पलटकर उसे घूरकर देखा। क्या चल रहा है? क्या वह अब खराब मूड में थी? लिन यिले अपने नाखून चबाते हुए लगभग रोने ही वाली थी। तांग युक्सिन इतनी क्रूर क्यों थी? असल में वह तांग युक्सिन के साथ तांग गांव वापस जाना चाहती थी। इस तरह वह हर दिन तांग युक्सिन के साथ पढ़ाई कर सकती थी। वह अकेले भी पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन उसे असहजता महसूस होती थी। तांग युक्सिन के साथ रहने से उसे सुरक्षित और सहज महसूस होता था। लेकिन तांग युक्सिन के मौजूदा व्यवहार को देखते हुए उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने एक और शब्द कहा तो तांग युक्सिन उसका सिर फोड़ देगी, और इसी बात से वह डर गई थी। इसलिए उसके पास घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे नए साल की छुट्टियों के लिए अपने पैतृक शहर जा रहे थे। पैतृक शहर पास में नहीं था और वहां पहुंचने के लिए उसे लंबी यात्रा करनी पड़ी। फिर भी उसने अपनी नोटबुक और किताबें पैक कर लीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह उच्च पद हासिल किया था और वे पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। इसलिए किसी भी सुधार पर विचार करने से पहले अपनी वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता थी। रात में लिन यिले ने दवा का एक पैकेट निकाला, उसे एक कप में डाला और गर्म पानी में मिलाकर पी लिया। ले, तुम क्या पी रही हो? माँ लिन आई और उन्होंने लिन यिले का बनाया हुआ मिश्रण देखा। लिन यिले द्वारा डाले गए पानी का रंग हल्का भूरा हो गया था। क्या लेले कोई औषधीय चाय बना रही थी, या ये सिर्फ सामान्य चाय थी? यह एक औषधीय चाय है जो युक्सिन ने मुझे दी थी। उसने कहा था कि मैं इसे एक दिन भी न छोड़ूं, इसलिए मैं इसे रोज पीती हूँ। वह कप लेकर बैठ गई और एक किताब खोल ली, पढ़ाई के लिए एक पल भी गंवाने से इनकार करते हुए। अपनी बेटी की लगन देखकर माँ लिन को राहत मिली। उन्होंने अपनी बेटी के प्याले में मौजूद भूरे रंग के तरल पदार्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं हो सकता। माँ लिन अभी जाने ही वाली थी कि तभी उन्होंने लिन यिले के दर्द से कराहने की आवाज सुनी। माँ, क्या बात है? माँ लिन चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि लिन यिले का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। वो पेट पकड़े असहनीय दर्द से रो रही थी। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लिन यिले अपना पेट पकड़े हुए थी और दर्द से लगभग जमीन पर लौटने वाली थी। माँ लिन घबराकर दौड़ी और अपनी बेटी की मदद करने लगी। उसने मेज पर रखे प्याले और उसमें भरे भूरे तरल पदार्थ को देखा और उसकी आंखों में अनिश्चितता और भय का भाव भर आया। लिन यिले को अभी भी दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंतें आपस में मरोड़ दी गई हों। ऐसा दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ले, माँ लिन पूरी तरह से घबरा गई थी। उनकी बच्ची को क्या हुआ? उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था? लिन यिले को इतना दर्द हो रहा था कि वह केवल रो सकती थी, बोल नहीं पा रही थी। अचानक उसे अपने गुप्तांगों में गर्म तरल पदार्थ का प्रवाह महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो पाया कि उसका हाथ खून से सना हुआ है। माँ, लिन यिले ने खून से सना अपना हाथ अपनी माँ को दिखाने के लिए ऊपर उठाया। मेरा खून बह रहा है। माँ लिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगीं। क्या उसे रक्तस्राव हो रहा था? क्या रक्तस्राव? आखिरकार उसकी बेटी को मासिक धर्म आ ही गया था। माँ लिन ने इस पल का सालों से इंतजार किया था। उसे तरह तरह की दवाइयाँ खिलाईं, अनगिनत डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन डॉक्टरों ने हमेशा यही कहा था कि लिन यिले अभी तक यौवन अवस्था में नहीं पहुंची है। माँ लिन हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा इंतजार करती रहती थी, क्या होगा अगर उसकी बेटी को कभी मासिक धर्म न आए और वह भविष्य में बच्चे पैदा न कर पाए। क्या 17 साल की उम्र में आखिरकार वो पला ही गया था?
ज्यादातर लड़कियों को 11 या 12 साल की उम्र में पहली बार मासिक धर्म होता है, लेकिन लेले को 17 साल की उम्र में पहली बार मासिक धर्म हुआ था। डरो मत, सब ठीक है। माँ लिन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बेटी के लिए कुछ सैनिटरी पैड ढूंढे। ऐसा लग रहा था कि लिन यिले भी समझ गई थी कि क्या हो रहा है। खुद को साफ करते हुए वह शर्मा गई। जब वह बाहर आए और अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। वह जानती थी कि सभी लड़कियां इस दौर से गुजरती हैं, लेकिन वह खुद कभी नहीं गुजरी थी। हालांकि उसे यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि शायद उसने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था, या शायद वह इसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी। महिलाओं के लिए मासिक धर्म न होना संभवतः बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होने का संकेत देता है। सौभाग्य से उसकी शुरुआत अच्छी हुई। सौभाग्य से वह सामान्य थी। लिन यिले ने फिर से कप उठाया और बची हुई औषधीय चाय पी ली जो उसने पहले खत्म नहीं की थी। रुको, माँ लिन ने अपनी बेटी से हर्बल चाय का प्याला ले लिया और उसे बाकी चाय पीने से रोक दिया। माँ, मैं इसे क्यों नहीं पी सकती? युक्सिन ने कहा था कि मुझे इसे हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े पीना चाहिए। लिन यिले खुश नहीं थी। अब वह तांग युक्सिन की हर बात को पूरी निष्ठा से मानती थी। अगर तांग युक्सिन कहती कि आकाश गोल है तो वह गोल ही मानती, अगर धरती चौकोर है तो वह चौकोर ही मानती। अगर तांग युक्सिन पीने को कहती तो वह उसे जरूर पीती। रोजाना, बिना रुके। लिन यिले ने माँ लिन से औषधीय चाय का प्याला छीन लिया और अपनी माँ के रोकने से पहले ही उसे पूरा पी गई। पानी पीने के बाद लिन यिले के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, मानो उसने अभी अभी कोई परीक्षा पूरी की हो। उसे सुकून महसूस हो रहा था। बेशक उसके पेट में थोड़ी देर के लिए ही दर्द हुआ था, और फिर दर्द कम हो गया। माँ लिन के पास लिन यिले को ये समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसे मासिक धर्म के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, स्नान न करना, ठंड न लगना और मसालेदार भोजन से परहेज करना। उसे डर था कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो अगले महीने उससे मासिक धर्म नहीं आएगा। जब लिन यिले सो रही थी तब माँ लिन ने उसके स्कूल बैग से दवाइयों का एक और पैकेट निकाला और चुपके से अपनी जेब में रख लिया। जब मिस्टर लिन वापस आए तो उसने उन्हें इसके बारे में बताया। हालांकि उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उसकी छोटी लेले आखिरकार बड़ी हो रही थी। इससे उसे सचमुच राहत महसूस हुई। इसे देखिए, श्रीमती लिन ने अपनी जेब से दवाइयों का एक पैकेट निकाला। ये वही दवा है जो युक्सिन ने लेले को दी थी। उसने लेले को इसे रोज पीने की सलाह दी थी। मुझे लगता है कि इसका स्वाद पारंपरिक दवाइयों जैसा है। श्री लिन ने उसे लिया, पैकेट खोला और पाया कि उसमें कुछ पाउडर भरा हुआ था। उन्होंने पाउडर को अपनी नाक के पास रखा और सचमुच उसमें पारंपरिक औषधि जैसी गंध थी। बहुत तेज नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसे औषधि के रूप में पहचाना जा सकता था। मैं कल किसी से इसकी जांच करवा लूंगा। तब तक तुम उस पर नजर रखना, उसे और शराब मत पीने देना। श्री लिन ने श्रीमती लिन को निर्देश दिए। ऐसा नहीं था कि उन्हें युक्सिन पर संदेह था, बल्कि उन्हें चिंता थी कि लेले कहीं कोई अज्ञात मिश्रण न पी रही हो। इसलिए उन्होंने दवा की जांच करवाने का फैसला किया। मैं उसे कैसे मनाऊं? श्रीमती लिन थोड़ी परेशान थी। वह अब युक्सिन की बातों को ही कानून मानती है। वह किसी और की नहीं सुनती, सिर्फ युक्सिन की बात मानती है। श्रीमती लिन इस बात को लेकर बेहद असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि चेन लिडोंग और जू मियाओ मियाओ भी युक्सिन को अपना सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानते थे। युक्सिन जो कहती थी वही उनके लिए अंतिम सत्य था, अन्यथा वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सहज कैसे महसूस कर पाएंगे। उन्होंने भरोसा किया क्योंकि उन्हें वास्तव में मदद मिली थी। ये भरोसा मात्र आज्ञापालन नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा का भाव था। अगली सुबह सबसे पहले श्री लिन दवा को एक अनुभवी पारंपरिक चीनी चिकित्सक के पास ले गए। बूढ़े डॉक्टर ने पैकेट खोला और उसके अंदर की सामग्री को सूंघा। इसमें एंजेलिका साइनेंसिस, लिगुस्टिकम स्ट्रिएटम, सैफ्लोवर और 1 दर्जन से ज्यादा चीजें हैं। वह ज्यादा चीजों को पहचान नहीं पाया, लेकिन इतनी सारी सामग्रियों को मिलाकर बनी इस दवा की खुशबू काफी हल्की है। इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होगी। डॉक्टर साहब, इस दवा के क्या क्या उपयोग हैं? श्री लिन ने डॉक्टर से पूछा। मेरी बेटी कुछ समय से इसका सेवन कर रही है। क्या इसका उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चिंता मत करो, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मासिक धर्म को नियमित करने वाली दवा है। युवा लड़कियों के लिए मासिक धर्म को नियमित करने के लिए इसका उपयोग करना अच्छा है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने ये दवा बनाई है उसने जिस तरह से सामग्री को मिलाया है वह काफी कुशल है।
दवा को चाय जैसा स्वाद देने के लिए उसमें कुछ मिलाया गया है। पीने पर इसका स्वाद बिल्कुल भी दवा जैसा नहीं लगता। तो क्या वह उस दौरान इसे पी सकती है? ये सवाल पूछते हुए श्री लिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दौर के लोग अब भी काफी संकोची थे। वे अपने अंतर्वस्त्र दिखाने में भी संकोच करते थे। वह इसे थोड़ी कम मात्रा में पी सकती है। अगर कोई असर दिखे तो उसे पीना बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं तो वह पीती रह सकती है। आपके अनुसार अगर डॉक्टर कहता है कि वह इसे हमेशा पी सकती है, तो इसका मतलब है कि उसे ये बातें पहले से पता थीं। इसके अलावा बेहतर होगा कि आप दवा बनाने वाले व्यक्ति से भी पूछ लें। धन्यवाद। श्री लिन ने दवा ली और जल्दी से घर लौट आए। उन्होंने श्रीमती लिन से इस बारे में बात की। श्रीमती लिन दुविधा में थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को दवा पिलाएं या नहीं। आप युक्सेन से क्यों नहीं पूछते? श्री लिन को याद आया कि बूढ़े डॉक्टर ने दवा लिखने वाले से पूछने के लिए कहा था। आखिर दवा तो चूर्ण में पिसी हुई थी। बूढ़े डॉक्टर तो कुछ ही तरह की दवाइयों को सूंघकर पहचान पाते थे। बाकी के बारे में उन्हें पक्का पता नहीं था। अंदाजा लगाने के बजाय सीधे पूछना ही बेहतर होगा। ठीक है, श्रीमती लिन फोन की ओर बढ़ी। पहले तो उन्हें हिचकिचाहट हुई, लेकिन अंत में उन्होंने तांग परिवार का नंबर डायल कर दिया। सौभाग्य से तांग परिवार के पास फोन था और युक्सेन इस समय तांग के घर पर ही होनी चाहिए। अन्यथा उन्हें युक्सेन को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं पता होता, खासकर छुट्टियों के मौसम में जब वह रिश्तेदारों से मिलने गई हो सकती है। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो रिसीवर से हल्की सी ठंडी गंध भी आ रही हो। श्रीमती लिन जानती थी कि दूसरी तरफ से कौन बोल रहा है। युक्सेन। श्रीमती लिन ने संकोच से पूछा। मैं बोल रहा हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन बोल रहा है? युक्सेन उस आवाज को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए, लेकिन वह कुछ हद तक श्रीमती लिन की आवाज जैसी लग रही थी। युक्सेन, मैं तुम्हारी आंटी लिन हूं। श्रीमती लिन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनका फोन लग गया। युक्सेन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी हाँ आंटी लिन, आप आगे बढ़िए। युक्सेन रिसीवर पकड़े एक कोने में खड़ी थी और बोतल में डाले गए लाल सांप को देख रही थी। उसका दिल थोड़ा दुख रहा था क्योंकि उसकी सारी औषधीय शराब एक मूर्ख औरत की वजह से गिर गई थी। एक बूंद भी नहीं बची थी। युक्सेन। श्रीमती लिन ने फोन पर अपनी पकड़ और कस ली। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने लीले को नियमित रूप से हर्बल चाय पीने को दी थी? हाँ। युक्सेन ने सांप से नजरें हटा ली। जब मैं पहली बार लीले से मिली तो मुझे पता चल गया था कि उसमें खून और ऊर्जा की कमी है। इसीलिए उसे मासिक धर्म नहीं हुआ था। इसलिए मैं उसे गर्भ को गर्म करने वाली चाय पिला रही हूँ। ये चाय धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और खून को संतुलित कर सकती है। अगर मेरा अनुमान सही है तो क्या उसे मासिक धर्म हो गया है? हाँ, श्रीमती लिन ने अपने आंसू पोंछे। मेरी लेले को आखिरकार मासिक धर्म आ गया। मुझे चिंता थी कि शायद उसे जीवन भर मासिक धर्म न आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अब आएगा। युक्सेन, क्या वह अभी भी वह दवा पी सकती है? श्रीमती लिन ने सावधानीपूर्वक पूछा। क्या वह अभी भी इसे पी सकती है? आंटी लिन, ये दवा नहीं है। युक्सेन धैर्यपूर्वक श्रीमती लिन को समझा रही थी। इसे एक प्रकार की चाय समझिए, बस फर्क इतना है कि यह चाय औषधीय जड़ी बूटियों को चाय की पत्तियों के साथ भूनकर बनाई जाती है। मेरा परिवार इसे नियमित रूप से पीता आ रहा है। मिश्रण व्यक्ति विशेष के अनुसार बदलता रहता है। मियाओ मियाओ, और मैंने वही मिश्रण पिया जो ये पीती थी। युवा लड़कियों के लिए इसे लगातार पीना सुरक्षित है। यहाँ तक कि मासिक धर्म के दौरान भी कोई बड़ी समस्या नहीं होती। ठीक है, आंटी लिन समझ गईं। धन्यवाद युक्सेन। इतना कहकर श्रीमती लिन और कुछ नहीं कह सकी। और कुछ कहने का क्या फायदा? जब वे मिलेंगी तो वह युक्सेन को जरूर धन्यवाद देंगी। इस बच्ची ने सचमुच उनके पूरे परिवार की जान बचाई। उसने अपनी बेटी को हर्बल चाय पीने से रोकने का फैसला नहीं किया, बल्कि वह हर दिन लेले से पूछती कि क्या उसने हर्बल चाय पी ली है। अगर चाय कम बची होती या खत्म हो गई होती तो वह तांग परिवार से और चाय लाने की योजना बनाती। वरना चाय खत्म होने पर उसका असर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हालांकि येले के पास मौजूद सामान देखकर उसकी चिंता दूर हो गई। एक दिन में एक पैकेट के हिसाब से 1 महीने से ज्यादा का सामान था। ज्यादा से ज्यादा वे 10 दिनों के भीतर किंगोन लौट जाएंगे, क्योंकि येले को अभी भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। वह यहाँ ज्यादा समय नहीं बिता सकती थी क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई में बाधा आ सकती थी।